इस वक्त मैं कांकेर ज़िले के अबूझमाड़ के इलाके में हूँ। कोटरी नदी को पार करके एक गांव है टेकामेटा। टेकामेटा वो गांव है, अगर आपको याद हो लगभग 1 साल पहले मैंने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट किया था, जिस दौरान माओवादियों के जेसीबी को बरामद किया गया था और साथ ही साथ 25 लाख इनामी नक्सली जोगन्ना को मारा गया था। उस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि 10 माओवादियों को मार गिराया गया है और उस पूरी घटना की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी उस मौके पर जाकर, जिस इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई थी और बहुत भीषण गर्मी का इलाका था, मई की तारीख थी। उसी घटना से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई, तो मुझे लगा ये जानकारी आपसे इसलिए बताना चाहिए कि आपको ये बात समझ में आए कि बस्तर के बहुत अंदर जंगलों में क्या स्थितियां हैं, आदिवासियों की क्या स्थिति है। और वो जो हर बार हम बोलते हैं ना कि 2 पार्टों के बीच में इनकी ज़िंदगी फंसी हुई है, अगर ये दाएं जाएं तो बाएं से मार खाएंगे और बाएं जाएं तो दाएं से मार खाएंगे, और अगर कहीं नहीं जाएंगे तो भी हो सकता है कि मारे जाएं। इसी तरह की कहानियाँ हो जाती हैं। तो वैसी एक घटना टेकामेटा में हुई और मुझे लगा इसको आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं एक बार फिर से टेकामेटा पहुंचा हूं और उसी घर में पहुंचा हूं जहां पे मैं उस समय ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था, तो जिस घर में मैं रुका हुआ था। तो क्या है पूरी कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये पुलिस ने सबसे पहले एक प्रेस नोट जारी किया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 30 अप्रैल 2024 का, जिसमें उन्होंने बताया कि नारायणपुर कांकेर सीमावर्ती इलाके में डीआरजी और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो रही है। उसके बाद फिर उन्होंने उसको अपडेट करके बताया इसमें 2 महिला और 7 माओवादी कैडरों को सहित कुल 7 माओवादी कैडर मारे गए हैं और इसमें AK-47 सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। उसे फिर अपडेट किया गया और बताया गया कि इसमें 10 माओवादी कैडर मारे गए हैं, जिसमें 3 महिला माओवादी हैं और 7 पुरुष हैं, और साथ ही साथ हथियारों का जिक्र भी किया है। और इस पूरी मुठभेड़ को लेकर उन्होंने जो जगह बताया, ये बताया कि ये टेकामेटा और काकूर के बीच की मुठभेड़ है, जो नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके में आता है। और मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती भी की। शिनाख्ती को लेकर उन्होंने एक PDF फाइल भी जारी किया पुलिस ने। इस PDF फाइल को जब उन्होंने जारी किया तो उसको देखकर जब मैं इस गांव में उस वक्त पहुंचा हुआ था, तो दरअसल इसमें जो 5वें नंबर पर जिस माओवादी को मारने का जिक्र पुलिस ने किया, उसमें उसका नाम बताया गया सुरेश, जो कि पश्चिम बस्तर का पार्टी मेंबर था और 8 लाख रुपए उसके ऊपर इनाम था। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो उसका असल नाम बताया गया रामलू नरेटी, जो इसी गांव का था। गांव वालों ने बताया कि वो माओवादी नहीं था। उस पूरे मुठभेड़ में 10 में से 4 ग्रामीण भी मारे गए। उसकी रिपोर्ट हमने विधिवत की थी, आप जाके देख सकते हैं। उस वक्त मैं जब यहाँ आया तो ये सुरेश का ही घर है जिसके घर में रुका था, और वो सुरेश के पिताजी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि सुरेश माओवादी है, तो उन्होंने कहा नहीं, उसका माओवादियों से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा कि पुलिस उसे माओवादी बता रही है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस हर किसी को माओवादी बता देती है। तो मैंने कहा कि उसको कैसे मार दिया, तो फिर वो बताया कि सुरेश तो जिंदा है। तो फिर मैंने पूछा गाँव में और भी कोई सुरेश है क्या, तो बोले गाँव में एक ही सुरेश था। ना दादा, गाँव में एक ही सुरेश है ना। तो पूरे गांव में एक ही सुरेश है जिसका पुलिस ने अपने प्रेस नोट में जिक्र किया कि वो टेकामेटा का निवासी है और मारा गया है। लेकिन उस वक्त वो सुरेश जिंदा था और वो नारायणपुर थाने में बैठा। गांव के वो जो 4 लोग मारे गए थे, जिन्हें पुलिस माओवादी बता रही थी, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। और जब सुरेश वापस आया तो मेरी उससे मुलाकात हुई। 2 दिन तक हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे और करने के बाद दूसरे दिन जब मैंने सुरेश से बातचीत की तो सुरेश ने बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से इस बात को रखा कि उनके गांव में आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था हो जाए तो गांव की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। ये सारी बातें, और साथ ही साथ सुरेश की इच्छा थी कि गांव में ये सारी व्यवस्थाएं आए। मुझे लगा गांव का कोई युवा तो है जो कम से कम इन सारी चीज़ों का समर्थक है कि ये सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जिससे गाँव की तकदीर बदलेगी। समय बीतता गया। अभी कुछ दिन पहले मुझ तक ये जानकारी, सोचिए जनवरी की घटना है और जुलाई में मुझे अभी पता चला, लगभग 1-1.5 महीने पहले, कि वो जो सुरेश है जिसको पुलिस ने अपने प्रेस नोट में मार गिराने का दावा किया, जो एक्चुअल में जिंदा था, उसे माओवादियों ने उसकी हत्या कर दी। ये घटना, ये जानकारी काफ़ी अंदर से हिला देने वाली थी और यही वजह है कि मैं, अभी बारिश का समय है और जो कोटरी नदी है वो पूरे उफान पर है, बावजूद उसके इस गांव में पहुंचा हुआ हूं ताकि सुरेश के घर पे फिर से पहुंच सकूं, देख सकूं कि क्या स्थिति है। जब उस वक्त मैं आया था तब सुरेश के 2 बच्चे थे। अभी जब आया हूँ तो सुरेश के 3 बच्चे हैं। ये सुरेश का छोटा भाई है और स्थिति ये है कि मैं यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे से घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है।
पुलिस ने इसमें जो मारे गए 10 माओवादियों का जिक्र किया था, उसमें 5वें नंबर पर सुरेश का जिक्र किया था। पूरी कहानी मैं सुनने के लिए यहाँ के लोगों से, यहाँ के गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी उन्हें पता है कि कोटरी नदी अपने पूरे उफान पर है, और जब नदी उफान पर है तो नदी के इस तरफ माओवादियों का ही राजपाट है। ये सुरेश का वो छोटा बच्चा और उसके 2 और बच्चे हैं, और ये उनकी पत्नी है जो अभी इस वक्त चावल साफ़ कर रही हैं। उस वक्त भी मैं आया था तो यही दीदी जो है हमारे लिए खाना बनाती थी और हमको खाना खिला रही थी 2 दिनों तक, और ये उनका बच्चा है। ये घर है और इसी घर में देखिए यहाँ पे सुरेश की एक तस्वीर है। अब आप सोचिए कि ये भी कितना दुखद है कि घर वालों के पास में सुरेश की काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। ये सुरेश की तस्वीर है जो उसने ग्रुप में कहीं खिंचवाई थी, और लेकिन मेरे पास उसकी ज़्यादा अपडेट फ़ोटो है, क्योंकि जब मैं आया हुआ था तो मैंने उसकी कुछ तस्वीरें ली थी उससे बातचीत करने के लिए, और अलग अलग माध्यम से उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनके पिताजी हैं जो अब उन सुरेश के 3 बच्चों का देख रेख कर रहे हैं। दादा, तो सुरेश के जो 3 बच्चे हैं, अब उनको पालन पोषण आप ही कर रहे हैं? नहीं, बच्चे लोग को कैसे, कौन पाल रहे हैं? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना, कैमरे के सामने नहीं बोलना। मना कर रही? क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलना बता रहा है। अच्छा, कैमरे में मत बोलना। हाँ। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। अच्छा, डर के कारण? हाँ। अभी भी डर है? अभी भी डर है? हाँ। क्यों, मतलब? हाँ, डर तो। नदी के इस पार फोर्स नहीं आती जल्दी? आती कि नहीं आते? कभी कभी आती है। हाँ। ठीक है। बात करने से अभी भी खतरा है क्या? जैसे आप बात करोगे तो कोई खतरा है आप लोग को? खतरा नहीं, लेकिन डर गया था मतलब, इसलिए तुम नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, तो मैं बच्चे लोग के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चे लोग को कैसे पालोगे? सरकार से कोई मदद चाहिए? सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए? कुछ मुआवजा दे देते तो? ठीक है, मत बोलिए। ये नहीं, कोई बात नहीं है। ये सुरेश के पिताजी हैं, और ये बोल रहे हैं कि अभी भी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। कारण ये है कि जो डर है, दहशत मन में अभी भी, दहशत सरकार से ज़्यादा जनता ना सरकार की होती है। हालांकि ऑफ द कैमरा जो है सुरेश के पिताजी जो मुझे सारी जानकारी अभी बता रहे थे, तो उनसे हम कैमरे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि सुरेश जो है, मैं आपको बता दूं, इनके 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, जिसमें सुरेश सबसे बड़ा लड़का था, उनसे बड़ी बहन है उनकी। सुरेश के बाद वाला जो उनका भाई था वो किसी समय पार्टी में था, और फिर उस बार उसे पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई, और अब वो DRG में है। लेकिन ये वजह भी नहीं है माओवादियों के द्वारा सुरेश की हत्या करने की। लेकिन क्या वजह है ये आज तक कभी नहीं पता चल पाया। वो बता रहे थे बाद में कि एक रात जनवरी के समय यहीं पे सुरेश सोए थे, लगभग 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद माओवादी आए और उन्हें उठाकर ले गए सुरेश को, और ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ बातचीत करनी है। सुरेश के घर वाले सोचे कि बातचीत कुछ पूछने के लिए ले गए होंगे, और उस तरफ में बता रहे हैं वहाँ महुए का पेड़ है जो उनका खेत है, उस पेड़ के पास ले जाने के बाद कुछ देर बाद माओवादी आए और उन्होंने बताया कि हमने आपके बेटे को मौत की सज़ा सुनाई है और उसकी लाश वहाँ पेड़ के नीचे पड़ी हुई है, तो आप जाकर उसकी लाश को उठा कर ले जाइए। जब बेटे की मौत की जानकारी मिली तो फिर इनके पूरे घर वाले दौड़कर जब पहुँचे तो देखा कि सुरेश की मौत हो चुकी थी। मैं पूछ रहा था कि कैसे मारा गया होगा सुरेश को, तो बताया कि उसके गर्दन में कुल्हाड़ी से शायद वार किया गया होगा या किसी धारदार हथियार से, क्योंकि गर्दन पीछे से पूरी तरह से कटा हुआ था और सुरेश की मौत हो चुकी थी उस दौरान। ये डेड बॉडी लेकर आए, और लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि माओवादियों से पूछ सकें कि आखिर उनके बेटे को मौत की सज़ा क्यों दी गई। आपको याद होगा इसके पहले बीजापुर पे जब मैंने एक रिपोर्ट किया कि वहाँ माओवादियों ने 3 लोगों की हत्या की है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा भी है और एक पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है जो कॉलेज की तैयारी कर रहा था। उसको लेकर माओवादियों ने एक पत्र जारी किया और बताया कि किस तरह से
माओवादियों ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि हमने 3 बार समझाइश दी और उसके बावजूद वो लोग पुलिस के लिए संपर्क में थे और दिनेश मोडियामी जो कि सरेंडर्ड माओवादी था उसके द्वारा भी लगातार लोगों को पुलिस के मुखबिर बनाने की कोशिश की जा रही थी और जिस वजह से उसकी हत्या की गई है। लेकिन सुरेश के पिताजी से जब मैंने बातचीत की तो सुरेश के पिताजी ने कहा कि एक बार भी उनके बेटे को समझाइश नहीं दी गई, ना ही कोई चेतावनी दी गई कि वो किसी तरह का अगर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं या पुलिस के लिए काम कर रहे हैं तो उसको ना किया जाए। माओवादियों ने इस तरह की कोई चेतावनी नहीं दी और इसीलिए वो निश्चिंत थे। जब माओवादी उनको उठाकर ले गए यहाँ से, घर से बुलाकर कि बातचीत करनी है, तो उन्हें लगा कि कुछ उन्हें शंका समाधान होगा और बातचीत करनी होगी, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। ये पुलिस का प्रेस नोट भी आप देख रहे हैं जो पुलिस ने जारी किया था और सबसे दुखद ये है कि पूरा गांव या उनके परिवार के लोग इतने दहशत में हैं कि उन्होंने इस घटना का जिक्र तक कहीं नहीं किया, ना ही थाने में कोई FIR की इसके बारे में, ना ही पुलिस को कोई सूचना दी। हालांकि सुरेश के जो छोटे भाई हैं जो अभी DRG में हैं, जो कभी पार्टी में हुआ करते थे, उनके द्वारा ज़रूर सूचना दी गई, लेकिन सुरेश के परिवार वालों को सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी माँ बहुत परेशान है। जैसे ही मैंने सोचा कि उनसे थोड़ी सी बातचीत करूँ, उस पूरी घटना के बारे में जानकारी लूँ, तो पहले तो तैयार थे, लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया कि आप कैमरे के सामने कुछ भी मत बोलो, क्योंकि अगर कुछ भी बोले और माओवादी नाराज़ हो गए तो हो सकता है कि उनके साथ भी कोई गलत घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए, एक बार इसको बताना चाहिए कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। और असल में दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे खाना खाया हूँ 2 दिन, तो 2 दिन खाना खाया था, तो मेरे को लगा कि इसको एक बार बता देना चाहिए। कुछ कर तो नहीं सकते, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो हमारी तो बनती है कि एक बार आएँ ज़रूर यहाँ पर और सबको बताएं कि क्या परिस्थिति। अब आप सोचिए कि अब घर का सबसे बड़ा बेटा भी खोया है इन्होंने और उसके बावजूद इस बात को बता नहीं सकते किसी को भी। अब यहाँ मतलब सवाल दोनों सरकारों से, अगर माओवादी इस बात का दम भरते हैं कि वो जब भी कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं कि जन अदालत में सीधे मौत की सज़ा दे दे, वो उन्हें चेतावनी दिया करते हैं, समझाइश दिया करते हैं। तो आपने सुरेश को क्या चेतावनी दी या कब समझाइश दी? मुझे लगता है कि आप इसको भी पत्र के माध्यम से इसका जवाब दें। माओवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने चेतावनी नहीं दी तो सीधे कैसे हत्या कर दी, और अगर निचले स्तर के माओवादियों ने हत्या की तो क्या आपके संगठन में इस तरह से मतभेद चल रहा है कि क्या चल रहा है, नीचे कोई भी किसी की हत्या कर दे, क्या ऊपर के कैडरों को पता नहीं चल रहा? अगर ऐसे है तो आप क्या चला रहे हैं अपना संगठन? दूसरा सवाल सरकार से है कि अगर आप तक ये लोग नहीं पहुंच पाए, पीड़ित परिवार, और उसका एक भाई DRG में है, उसने अगर पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने या सरकार ने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई? क्योंकि वो तो माओवाद से प्रभावित हो गए या पीड़ित हो गए, ग्रसित हो गए, तो उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? माओवादी तो लेंगे नहीं, सरकार क्या कर रही है इस पर? उनसे भी सवाल है। आप देख रहे थे कि मैं उनसे बातचीत करने की जब कोशिश कर रहा था तो उनकी पत्नी लगातार गोंडी में मना कर रही थी कि नहीं, बात नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और वो बोल रहे हैं कि अभी भी डर है। 31 मार्च तो अभी कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन इंद्रावती नदी और कोटरी नदी के बीच में एक जो बड़ा भूभाग है, जिसके बीच से सरकार एक सड़क निकाल रही है जो कि कुतूल होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ेगा, उसमें अभी भी बहुत सा इलाका ऐसा है जो सड़कों के बगल से गुजर जाने के बाद भी दहशत से लगातार व्याप्त। वहाँ पर लोग बोलने से काफ़ी कतराते नहीं, डरते हैं, दहशत में रहते हैं। उनका कहना है कि हमको किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, ना पुलिस के लिए ना माओवादियों के लिए। जैसा जीवन मिला है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जी लेंगे। जिस दिन मौत लिखी होगी इसी तरह या तो क्रॉस फायरिंग में या तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे, जैसे कि यहाँ के 4 लोग पहले मारे जा चुके हैं, या फिर माओवादियों के द्वारा इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये टेकामेटा का गांव है। इस गांव में मेरी जानकारी में अब तक की ये 4थी मौत है, 3 पुलिस की गोलियों से और 1 माओवादियों की कुल्हाड़ी से। मुझे लगा कि ये ज़रूरी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचकर इस वीडियो को हमने
शूट किया है। अगर आपको लगे कि सब तक पहुंचनी चाहिए, बस्तर के आदिवासियों की इस स्थिति पर हर किसी की नज़र पड़नी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लगे कि हम ग्राउंड पे जा रहे हैं किसी भी तरह से, जिस भी चुनौतियों के साथ में, और सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो माओवादियों के खिलाफ हो, फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, जो सच है वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।